नमस्कार साथियों, शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद सिसोदिया और हम टॉपिक पढ़ रहे थे पाचन तंत्र के बारे में। तो जो पिछली जो क्लासें हुई है उनके अंतर्गत हमने जो आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ थी उनके संरचना के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। और जो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वह है पाचन की क्रिया विधि या भोजन का पाचन, अर्थात मनुष्य के शरीर के अंदर भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें ये जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि जो मनुष्य में जो पाचन होता है वह दो तरीकों से होता है। तो मनुष्य में जो भोजन का जो पाचन होता है वह दो तरीकों से होता है। पहला होता है यांत्रिक पाचन और जो दूसरा पाचन होता है वह होता है रासायनिक पाचन। नाम से स्पष्ट है, यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन। बात यदि हम यांत्रिक पाचन की बात करते हैं तो यांत्रिक पाचन में हम बात की किस प्रकार से मशीनें होती है वह किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो सबसे पहले मुख के द्वारा जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो जो मुख गुहा में जो दांत पाए जाते हैं उन दांतों की सहायता से भोजन को क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, उसको चबाया जाता है, उसको पीसा जाता है। ठीक है, तो शरीर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यांत्रिक पाचन किस प्रकार से होता है तो हम कह सकते हैं कि भोजन को मुख गुहा के अंदर ग्रहण किया जाता है तो दांतों की सहायता से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, यांत्रिक पाचन कहलाता है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही यांत्रिक पाचन कहलाता है। आगे बात समझ में, यांत्रिक पाचन कहलाता है। अब हमारे पास दूसरी बात आती है कि यांत्रिक पाचन की क्रिया विधि आगे होती कहाँ पर है। तो हमारे शरीर का जो मुख एवं जो मुख गुहा का जो भाग होता है उस मुख गुहा के अंदर ये प्रक्रिया संपन्न होती है। तो हम ये लिख सकते हैं मुख गुहा के भीतर क्या होता है, मुख गुहा के भीतर ये प्रक्रिया होती है वो संपन्न की जाती है। उसके बाद हम यदि बात कर लेते हैं कि जो मुख गुहा में पाचन तो हो जाता है लेकिन अब ये यांत्रिक पाचन किसकी सहायता से हो रहा है। तो सहायता की बात करते हैं, जो दांत होते हैं मनुष्य के शरीर में जो दांत पाए जाते हैं उन दांतों की सहायता से भोजन का पाचन भोजन का यांत्रिक पाचन किया जाता है। जो दांत होते हैं हमारे शरीर के अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं, आपको पता ही है, कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृतनक के द्वारा आपको पता है इसमें भोजन को तोड़ा जाता है, भोजन को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, इसके द्वारा भोजन को चीरा जाता है और इन दो के द्वारा भोजन का क्या किया जाता है, पाचन किया जाता है। तो एक बार इस यांत्रिक पाचन को वापस समझ लीजिए, मुख गुहा के भीतर दांतों की सहायता से भोजन का यांत्रिक पाचन किया जाता है, अर्थात भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, यांत्रिक पाचन कहलाता है। यांत्रिक पाचन की जो क्रिया विधि थी वो कहाँ पर संपन्न होती है, वह मुख गुहा के भीतर संपन्न होती है और किसकी सहायता से, दांतों की सहायता से संपन्न होती है। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। ठीक है, कैनाइन और ये जो है इंसिजन है, ये प्रीमोलर है और ये मोलर है। कृतनक के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, रदनक के द्वारा भोजन को चीरा जाता है। इसी प्रकार अग्रचवर्णक और चवर्णक होते हैं, प्रीमोलर और मोलर दांत, इनके द्वारा भोजन को क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में चबाया जाता है। या करके कह सकते हैं भोजन को क्या किया जाता है, चबाया जाता है। आगे बात समझ में। अब देखिए, ये प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जो भोजन होता है, ठीक है, उसका क्या किया जाता है, उस भोजन का क्या किया जाता है, रासायनिक पाचन किया जाता है। ठीक है, तो जिस भोजन को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, तोड़ने के बाद अब उसको क्या किया जाती है, कुछ रासायनिक क्रिया की जाती है। अब ये रासायनिक क्रिया कहाँ पर होती है, जैसे यांत्रिक पाचन की क्रिया केवल और केवल कहाँ पर होती है, मुख गुहा पे होती है। लेकिन जो रासायनिक क्रिया होती है वह हमारे मुख गुहा में हो सकती है। ठीक है, मुख गुहा के अलावा आमाशय में होती है, आमाशय के अलावा छोटी आंत व बड़ी आंत के अंदर भी ये प्रक्रिया हो सकती है। मुख गुहा में आपको पता ही है कि मुख गुहा के अंदर
लाइसोजाइम व एमाइलेज पाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आमाशय की बात करते हैं तो आमाशय के अंदर HCl का स्त्रवण किया जाता है ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा। इसके अलावा छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर भी विभिन्न प्रकार के पाचक रसों का स्त्रवण किया जाता है। जैसे यकृत के द्वारा जो पित्ताशय के द्वारा पित्तरस का स्त्रवण होता है, इसी प्रकार छोटी आंत के अंदर ग्रहणी भी होती है, उसके भीतर अग्नाशय रस आदि यहाँ पे आते हैं। तो ये जो पाचक रसों का स्त्रवण इस शरीर के अंदर अधिकतम होता है। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको एक बार उतार लीजिए। अब हम ये उतारने के बाद हम बात कर लेते हैं भोजन के पाचन की कार्य की। इसी के अंदर यह है सेकंड टॉपिक, पाचन की कार्य की। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, पाचन की कार्य। पाचन की कार्य के अंतर्गत इस भाग को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, भोजन का सबसे पहले क्या किया जाता है? अंदर ग्रहण किया जाता है। उसके पश्चात क्या किया जाता है? भोजन का पाचन किया जाता है। तत्पश्चात पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है। उसके पश्चात जो भोजन है उसका स्वांगीकरण किया जाता है। तत्पश्चात उसका बहिर्क्षेपण किया जाता है। इन 5 भागों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। भोजन को मुख गुहा के अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है। उसके पश्चात मुख गुहा में विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम रसायन पाए जाते हैं उनका पाचन होता है। तत्पश्चात आमाशय छोटी आंत के अंदर भी क्या होता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, यहाँ पे इनका पाचन होता है। तत्पश्चात जो छोटी आंत होती है उसके अंदर भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। अवशोषण का अर्थ होता है जो लाभदायक पदार्थ होते हैं उनको ग्रहण करना। ठीक है, तत्पश्चात उसका स्वांगीकरण होता है, अर्थात जो लाभदायक पदार्थ जिनको हमने अवशोषण किया अब उनको हमारे शरीर का अंग बना लेना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। और तत्पश्चात जो शेष जो अपचित भाग जो हमारे शरीर का अंग नहीं बन पाया, जिसका अवशोषण नहीं हो पाया, उस अपचित भाग को क्या कर देते हैं? शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? बहिर्क्षेपण। तो इस पूरी क्रिया विधि को हम 5 भागों के अंदर पढ़ेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं अंतर्ग्रहण के बारे में। तो शुरुआत कर लेते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण की परिभाषा मैंने आपको बता दी। भोजन को मुख द्वारा ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? भोजन को मुख गुहा के द्वारा ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है। भोजन को मुख गुहा के द्वारा ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है। तत्पश्चात भोजन को मुख गुहा में ग्रहण कर लिया जाता है। उसके पश्चात अगली कार्यविधि होती है कि भोजन को हम क्या करते हैं? दांतों की सहायता से पहले उसको तोड़ते हैं। तो अब क्योंकि अंतर्ग्रहण करने के बाद जो कृतनक दांत होता है, ठीक है, इस कृतनक दांत की सहायता से क्या किया जाता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। दांतों की सहायता से क्या किया जाता है? दांतों की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार कृतने के बाद हम बात करते हैं अग्रचर्वणक एवं चर्वणक, अर्थात प्रीमोलर और मोलर टीथ। अब इनके द्वारा क्या किया जाता है? तो जिन भोजन के टुकड़ों को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है, तोड़ने के बाद उस भोजन को क्या किया जाता है? उन टुकड़ों को चबाया जाता है। आगे बात समझ में? तो अंतर्ग्रहण के अंतर्गत भोजन को मुख गुहा के भीतर ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है।
उसके पश्चात हम दांत की सहायता से क्या करते हैं, दांतों की सहायता, कृतनक दांत हुआ तो कृतनक दांत की सहायता से हम क्या करते हैं, दांतों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तत्पश्चात जो अग्र चवर्णक और चवर्णक टीथ होते हैं उनके द्वारा हम भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं। ठीक है, अब चबाने के बाद जीभ मुंह में और क्या पाई जाती है, जीभ पाई जाती है। अब जीभ का यहाँ पे क्या कार्य होता है, पहली बात हमें यही पता है कि जीभ जो होती है वो भोजन को, जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो हमें स्वाद का ज्ञान करवाती है। इसके अलावा जो भोजन होता है उस भोजन को इधर उधर करने में भी क्या करती है, जीभ सहायता करती है। भोजन को इधर उधर करने में क्या करती है, करने में सहायता। अर्थात जिस भोजन को हमने दांतों की सहायता से तोड़ा है, अब एक तरफ आ जाता है तो उसको बाद में क्या करते हैं, दूसरी तरफ करते हैं ताकि भोजन को अच्छी तरीके से पीसा जाए। अब जीभ के अलावा मुख के अंदर और क्या पाई जाती है, लाल, मुख के अंदर जो लाल ग्रंथियों के इस तरफ को छोड़ा जाता है, तो लाल ग्रंथि क्या करती है, जो लाल ग्रंथि होती है वो भोजन को क्या कर देती है, लसलसा बना देती है। ठीक है, भोजन को इधर उधर करते हैं उस समय जो लाल ग्रंथि होती है वह लाल का स्रावन करती है, इस लाल के सहायता से भोजन क्या हो जाता है, लसलसा हो जाता है। अब लाल के दो प्रकार के विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। नंबर 1 होता है टाइलिन, जिसे हम एमाइलेज भी कहते हैं। ठीक है, टाइलिन जिसे हम एमाइलेज भी कहते हैं, टाइलिन का कार्य क्या होता है, ये क्या करती है, स्टार्च को किसमें चेंज कर देती है, माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रिन के अंदर इसको तोड़ देती है। ठीक है, टाइलिन का कार्य क्या हो गया, स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ देती है। यहाँ हमने टाइलिन या एमाइलेज लिया। दूसरा जो है यहाँ पे पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम। क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य क्या करता है, ये क्या करता है, मुख गुहा में जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, अर्थात ये जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो ये देख लीजिए अंतर्ग्रहण था, ये मैंने आपको बता दिया है। भोजन को मुख गुहा के द्वारा मुंह में ग्रहण करना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। कृतनक के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। अग्र चवर्णक व चवर्णक के द्वारा इस भोजन को चबाया जाता है। जीभ क्या करता है, इस भोजन को इधर उधर कर सकता है। लार क्या करती है, भोजन को लसलसा बनाती है। इसके अलावा टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रिन में चेंज करती है। इसी प्रकार लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वे जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। एक चीज और, जो मुख गुहा में जो भोजन का जो ये इनका इस्तेमाल हो जाता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। मुख गुहा में भोजन को क्या कहते हैं, मुख गुहा में भोजन क्या बोलते हैं, भोजन को बोलस कहते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्लास अगर कंटिन्यू करते हैं, एक बार आप इसको उतार लीजिए, ये आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उतार लिया। अब हम आगे बात करते हैं, अंतर्ग्रहण में चल रहे हैं वैसे भी। आगे पॉइंट आप लगातार नोट करते रहिए। भोजन को पचाना भी एक प्रकार का क्या है, एक प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है, भोजन को पचाना भी क्या है, एक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया है। जैसे ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के पश्चात हमारे मुंह के अंदर क्या होता है, तुरंत ही लाल ग्रंथियों का स्त्रवण हो जाता है। अर्थात भोजन जैसे स्वाद कलिकाओं का जो ये सूचना होती है वो मस्तिष्क तक पहुंचा दी जाती है। इस प्रकार हमारे मुंह के अंदर क्या हो जाता है, लाल का स्त्रवण हो जाता है। अब ये देखिए, जब हम भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण करने के पश्चात भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी से, बाद में ग्रसिका की ओर चली जाती है। ग्रसनी की तरफ जाती है तो हमारे यहाँ पे दो मार्ग आते हैं, एक आता है दो, एक होता है युगला, ठीक है, एक होता है एपिग्लोटिस, जिसे हम घंटी ढक्कन भी कहते हैं। आगे बात समझिए, युगला और
एपिग्लोटिस। जो ग्रसनी था, ग्रसनी का जो ऊपर वाला जो भाग होता है, ठीक है, उस तरफ यूला होता है, और जो एपिग्लोटिस जो ग्रसनी का जो कंठ ग्रसनी होती है उसके पास में पाई जाती है, उसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो अब यहाँ पर एक विशेष प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया होती है। जैसे ही भोजन को अंदर मुंह में लिया जाता है, चबाया जाता है, तत्पश्चात उसको अंदर की ओर निगलने की कोशिश की जाती है। अभी एक परिभाषा और है कि निगलना, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो भोजन को हम जैसे ही निगलने की कोशिश करते हैं, उस समय जो कोमल तल होता है वो अंदर की ओर उसको ऊपर कर देता है, जिससे जो अंदर की ओर जो लटकी हुई संरचना पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूला। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो भोजन जैसे उसको टच करता है तो ये ऊपर की ओर हो जाता है। जो मुख गुहा में ऊपर की ओर जो नासा छिद्र होते हैं, ये क्या कर देते हैं, आंतरिक नासा छिद्रों को बंद कर देता है। क्या कर देता है, आंतरिक नासा छिद्रों को बंद कर देता है, ठीक है। नासा छिद्रों को बंद करने से क्या होगा, अब जो भोजन के कण होंगे वो क्या होंगे, नाक में नहीं जाते। आगे बात समझ गए। तो ये क्या कर देते हैं, यूला आंतरिक नासा छिद्रों को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो भोजन होता है ऊपरी जो नासा छिद्र होते हैं अंदर की ओर, उनकी ओर प्रवेश नहीं कर पाता। इसी प्रकार हम एपिग्लोटिस की बात करते हैं। जो भोजन है जब नीचे की ओर जाता है तो यहाँ पे श्वसन मार्ग और पाचन की जो नली होती है वह पास में होती है। तो उस स्थान पर क्या पाई, जनरली जो एपिग्लोटिस है वो यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। पर जैसे ही भोजन को हम ग्रहण करते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा क्या होता है, उस एपिग्लोटिस को श्वसन नली का जो मार्ग होता है जो सदैव खुला रहता है, लेकिन जैसे ये पास में आती है वो एपिग्लोटिस को खत्म क्या कर देती है, बंद कर देती है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। तो उस श्वसन मार्ग को बंद कर देता है, जिससे भोजन कहा जाता है केवल और केवल पाचन नली में जाता है। अर्थात एपिग्लोटिस जो होता है वह भोजन को श्वसन नली में प्रवेश करने से रोक देता है। तो यहाँ पे दो संरचना पाई जाती है, यूबुला और एपिग्लोटिस। अब एक परिभाषा आती है, निगलना किसे कहते हैं। भोजन को मुख गुहा में पाचन के करने के पश्चात उसको अंदर की ओर लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, निगलना। अर्थात भोजन को निगलने के लिए वह ग्रसिका से होती है, ग्रसनी से होती हुई ग्रसिका में पहुंचती है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निगलना। तत्पश्चात जो ग्रसिका की बात कर लेते हैं। ग्रसिका के अंदर कौन सी गति पाई जाती है, ग्रसिका के अंदर क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। इस क्रमाकुंचन गति के द्वारा ही भोजन जो होता है वो नीचे की ओर उतरता है। ये बिल्कुल एक टाइट स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार की संरचना होती है। और भोजन जैसे आगे के प्रवेश करता है, मार्ग खुलता रहता है, और जैसे भोजन आगे चला गया पीछे का मार्ग वापस बंद हो जाता है। तो जो ग्रसिका होती है उसके अंदर क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। तत्पश्चात जो भोजन होता है वह कहाँ प्रवेश करता है, आमाशय के अंदर प्रवेश करता है। आमाशय के बारे में आपको पता है कि यहाँ पे जठर आगम भाग होता है। अर्थात जो भोजन यहाँ पे भोजन प्रवेश कर जाता है, प्रवेश करने के बाद वो भोजन वापस ऊपर की ओर नहीं आता। तो यहाँ पे भोजन आ तो सकता है लेकिन जा नहीं सकता। तो एक बार आप इसको भी उतार लीजिए। ये आपके एक बार का अंतर्ग्रहण का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारे भोजन का पाचन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार आप इसको उतार लीजिए। ये आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा। तो पहला भाग था अपना अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण पूरा करने के बाद जो दूसरा भाग था भोजन का पाचन। अब दूसरा टॉपिक हम कर लेते हैं भोजन का पाचन। ठीक है। अब जो भोजन का जो पाचन होता है वो ऐसा नहीं केवल मुख गुहा में ही संपन्न होता है। मुख गुहा में होने के बाद वह ग्रसिका से होता है, आमाशय में भी जाता है। आमाशय के अंदर ऑक्जेंटिक कोशिका पाई जाती है जो क्या करती है, HCl का स्त्रवण करती है। फिर भोजन जो आगे की ओर गति करता हुआ कहाँ जाता है, छोटी आंत की ओर जाता है। इसी समय पित्ताशय के द्वारा क्या होता है, पित्तरस का स्त्रवण होता है। ठीक है। इसी प्रकार अग्नाशय के द्वारा क्या होता है, अग्नाशय रस का स्त्रवण होता है। अब ये दोनों पदार्थ आकर कहाँ मिलते हैं, छोटी आंत के अंदर मिलते हैं, और छोटी आंत के अंदर ये इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। ठीक है। इस प्रकार से भोजन का जो पाचन ऐसा नहीं केवल एक स्थान पर होता है। तो कहाँ कहाँ होता है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे पूरा तो आज की क्लास में हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी हम अधिकतम करने की कोशिश करते हैं। तो भोजन का पाचन, इसका जो पहला भाग है वह है मुख गुहा में पाचन। ठीक है। भोजन का जो होता है वो मुख गुहा में पाचन करते हैं। अभी जैसे हमने
चर्चा करी थी कि भोजन को जो बोलस होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, उसके बाद में उसमें लाल ग्रंथि को मिला देना, उसके पश्चात उस भोजन को क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ठीक है, उस भोजन को हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ठीक है, अब इस भोजन में क्या होता है कि एक अम्लीय पदार्थ या लाल मिलाई जाती है। ठीक है, क्या मिलाई जाती है, लाल मिलाई जाती है। इस लाल की पीएच लगभग 6.8 होती है। लाल की जो पीएच है वो कितनी होती है, 6.8 होती है। अर्थात ये क्या होती है, अम्लीय, ये दुर्बल अम्लीय होती है। एक तरह से क्या होती है, या दुर्बल या अल्प अम्लीय होती है। आगे बात समझ में, ये क्या होती है, अल्प अम्लीय होती है, क्योंकि इसकी पीएच कितनी होती है, 6.8 होती है। अब आपको हमने पहले भी जानकारी दी थी कि लाल के अंदर दो विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, एक तो टाइलिन जिसे हम एमाइलेज भी कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसका जो दूसरा है उसका नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मुख गुहा के अंदर कौन कौन से लाल के अंदर पदार्थ पाए जाते हैं। नंबर 1 पाया जाता है टाइलिन, जिसका दूसरा नाम हमने क्या बताया था, एमाइलेज। ठीक है, टाइलिन या एमाइलेज का कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, टाइलिन या एमाइलेज ये क्या करते हैं, स्टार्च को माल्टोज प्लस डेक्सट्रीन में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें उसको बदल देते हैं। तो ये जो समीकरण है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप उतार लीजिए। ठीक है, अब दूसरे नंबर हम बात कर लेते हैं लाइसोजाइम एंजाइम की। किसकी बात करते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम की। लाइसोजाइम एंजाइम के बारे में आपने पहले भी बताया था कि लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य क्या होता है, यह भोजन को क्या करता है, जीवाणु से रक्षा करता है। ठीक है, ये क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, अब देखिए टाइलिन और लाइसोजाइम के अलावा जो मुख गुहा के अंदर जो लाल होती है उसके अंदर सोडियम क्लोराइड आदि पदार्थ भी इसके अंदर उपस्थित रहते हैं, पोटेशियम भी उपस्थित रहता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर बाइकार्बोनेट्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बाइकार्बोनेट्स भी पाए जाते हैं, बाइकार्बोनेट्स भी उपस्थित होते हैं। जो इस अम्लीयता के जो होता है, क्योंकि इस लाल की पीएच कितनी होती है, 6.8 अर्थात अम्लीय होती है, तो ये सारे पदार्थ होता है जो क्या करता है, इसको उदासीन बनाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गया मुख गुहा में पाचन। एक बार वापस समझ लीजिए, जो भोजन का जो पाचन होता है वह मुख गुहा में होता है, छोटा आमाशय के अंदर होता है, छोटी आंत के अंदर, आदि भागों के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम मुख गुहा में पाचन को पढ़ रहे थे। मुख गुहा में जो भोजन होता है अर्थात जिसको जब तोड़ा जाता है उसका यांत्रिक पाचन किया जाता है, तत्पश्चात उसका रासायनिक पाचन किया जाता है। इसके अंतर्गत भोजन के अंदर लाल मिलाई जाती है। इस टूटे फूटे भोजन प्लस लाल मिलित भोजन को हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ठीक है, जो लाल होती है उसकी पीएच कितनी होती है, 6.8 होती है, अर्थात ये अल्प अम्लीय प्रकृति की होती है। इस लाल के अंदर देखिए सोडियम क्लोराइड पोटेशियम आदि आयन पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बाइकार्बोनेट्स भी पाए जाते हैं जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जो इस अम्लीय माध्यम को क्या करते हैं, उदासीन करने का कार्य करते हैं। अब इसमें दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। नंबर 1 टाइलिन या एमाइलेज। टाइलिन का कार्य क्या होता है, यह स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रीन में बदलने का कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वह क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। तो अब हमारी जो अगली क्लास होगी उसके अंतर्गत हम मुख गुहा के बाद हम किसमें बात करेंगे, आमाशय के बारे में बात करेंगे। और आमाशय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमाशय के अंदर ऑक्जेंटिक या पेरिटल सेल्स पाई जाती हैं जो क्या करती है, HCl का स्त्रवण करती है। ठीक है, हम अब अगली क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।